एनालिसिस को हमने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में समझा। आज उसी को, जो कुछ हमने समझा हुआ है कंपनी एनालिसिस में, आज उसी को ही हम थ्योरी एस्पेक्ट्स में समझेंगे कि उसको लिखें कैसे, बताएं कैसे एग्जाम में। उसमें हमने पूरा प्रैक्टिकली उसको एनालिसिस देखा था कि किस तरह से कंपनी एनालिसिस किया जाता है और क्या कुछ उसमें इंक्लूड किया जाता है। तो अब अगर हम थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर चलते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब आपसे पूछा जाएगा कि कंपनी एनालिसिस क्या है, तो कंपनी एनालिसिस के बारे में आप क्या बताएंगे? व्हाट इज कंपनी एनालिसिस? ठीक है, कंसेप्ट आपके माइंड में बैठ चुका होगा जो लास्ट डिस्कशन हमने किया था उससे। ठीक है, अब बस हमें ये समझना है कि इसको लिखना कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इकोनॉमिक एनालिसिस पढ़ा। इकोनॉमिक एनालिसिस में बताया कि आइडियल टाइम क्या है इन्वेस्टमेंट के लिए, आइडियल टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यानी कि ओवरऑल पोजीशन या कंडीशन ऑफ इकोनॉमी। तो इसने उस पर फोकस किया और हमें एक जनरल आइडिया हुआ कि हमें इन्वेस्टमेंट के लिए अभी जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए। कंपनी के बाद हमने किया इंडस्ट्री एनालिसिस। इंडस्ट्री एनालिसिस या इंडस्ट्रियल एनालिसिस कह लीजिए। यहाँ हमने देखा समझा कि उस इकोनॉमी की कौन सी इंडस्ट्री इस समय अच्छा ग्रो करेगी, अच्छे रिटर्न्स देगी जिसमें हम जाए, और अब उस इंडस्ट्री में कौन सी कंपनी होगी जो मेरे लिए सुटेबल होगी, उसी को हम कंपनी एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, तो कंपनी एनालिसिस क्या है उसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम इसमें लिख सकते हैं कि आफ्टर इंडस्ट्रियल एनालिसिस, ठीक है, बल्कि हम लिख सकते हैं इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल एनालिसिस आफ्टर इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल एनालिसिस। ठीक है, द कंपनी एनालिसिस, जिसको हम बॉटम लाइन एनालिसिस भी बोलते हैं या बॉटम एनालिसिस भी बोलेंगे सिर्फ तो भी चलेगा क्योंकि बॉटम पर होता है। बॉटम एनालिसिस इज रिक्वायर्ड, ठीक है, सो दैट द इन्वेस्टर कैन सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल कंपनी इन द सेलेक्टेड इंडस्ट्रीज। जो आपने इंडस्ट्री सेलेक्ट की उसमें से मोस्ट सुटेबल कंपनी कौन सी होगी उसका सिलेक्शन किया जाए। इज रिक्वायर्ड सो दैट द मोस्ट सुटेबल कंपनी फॉर इन्वेस्टर can be selected out of selected from the targeted industry। जो इंडस्ट्री जिस पर हमने लक्ष्य रखा है, टारगेट रखा है कि ये इंडस्ट्री मेरे लिए सबसे ज्यादा सूटेबल होने वाली है, उस इंडस्ट्री में कंपनी कौन सी मुझे सूटेबल होगी, क्योंकि अल्टीमेटली तो फिर इन्वेस्टमेंट तो कंपनी के शेयर में करना है ना। तो कौन सी कंपनी के शेयर्स मेरे लिए ज्यादा सूटेबल होंगे, उसको सिलेक्शन करना ही कंपनी एनालिसिस कहलाता है। ठीक है, यानी कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, सो इट इज इवेल्युएशन ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ठीक है, ऑफ अ कंपनी, ठीक है, ऑफ ए कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ
कौन से फैक्टर्स बताए थे हमने? ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव फैक्टर्स। क्वांटिटेटिव फैक्टर्स, तो इन फैक्टर्स के बेस पर कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एनालाइज करना ही कंपनी एनालिसिस है। ठीक है, जिसमें हम कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और उसके बेस पर डिसाइड करते हैं कि कंपनी के जो शेयर्स हैं, अभी जो मार्केट प्राइस है, उस मार्केट प्राइस को देखते हुए वो शेयर्स ओवर प्राइस्ड हैं या अंडर प्राइस्ड है, यानी कि सूटेबल, मेरे इन्वेस्टमेंट के लिए सूटेबल वो भी है या फिर नहीं है। ये कंपनी एनालिसिस में हम लोग करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एनालिसिस, कंपनी एनालिसिस दो ढंग से हम लोग करते हैं। एक होता है क्वांटिटेटिव फैक्टर्स या एनालिसिस ऑफ क्वालिटेटिव फैक्टर्स, और दूसरा होता है एनालिसिस ऑफ क्वांटिटेटिव फैक्टर्स। ठीक है, तो अब दोनों को बारी बारी देखते हैं। समझ हम सारा चुके हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में। जब हमने इसको समझा था लास्ट टाइम, हमने screener.in पर इसको समझा था कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं। वही सब फैक्टर्स रिपीट होने वाले हैं। अब इसको जरा थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम पढ़ रहे हैं इस लेक्चर में। तो सबसे पहले क्वालिटेटिव फैक्टर्स कौन से होंगे? क्वालिटेटिव फैक्टर्स, कौन से क्वालिटेटिव फैक्टर्स होंगे, ठीक है, जो मेरे लिए सबसे ज्यादा सूटेबल रहेंगे? तो सबसे पहला इसमें जो है दैट इज बिजनेस मॉडल, जो देखना चाहिए बिजनेस मॉडल। अब देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस में एक मुख्य फर्क है। टेक्निकल एनालिसिस मुख्य रूप से मार्केट के बहाव के साथ चल रहा है, ठीक है, और फंडामेंटल एनालिसिस उसमें मौलिकता को देखता है। इसलिए फंडामेंटल एनालिसिस मेनली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, वो फंडामेंटल एनालिसिस को प्रेफर करते हैं। तो वहां पर बहुत जरूरी है कि वो जो बिजनेस मॉडल है वो आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो जरा टेक्निकल एनालिसिस कैसे काम करता है। ठीक है, कोई एक आइटम है, कोई एक शेयर है, एक्स नाम का एक शेयर है, पता नहीं कौन सी कंपनी का है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। क्या इसकी बैलेंस शीट है, कहाँ कहाँ इसकी कंपनी है, वो कंपनी क्या बिजनेस करती है, मुझे इस चीज से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बस मैं क्या देख रहा हूँ कि ये जो एक्स जो था ना, ये एक्स नाम का जो शेयर, एक्स कंपनी का जो शेयर था, जिसको मैं अभी एक्स से डिनोट कर रहा हूँ, वो शेयर जो है पहले 10 का था। ठीक है, एक महीने के अंदर वो 15 का हो गया, फिर और अगले 2 महीने के बाद उसका प्राइस 20 हो गया, फिर अगले 3 महीने के बाद उसका प्राइस जो है बढ़कर 25 रुपये हो गया, और अगले 3-4 महीनों के अंदर उसका प्राइस जो है फिर बढ़कर 30 रुपये हो गया। इस तरह से लगभग साल 1.5 साल में उसका प्राइस बढ़कर 3 गुना हो गया। ठीक है, और अब मैं इसको देखता हूँ, अरे ये जो एक्स नाम का ये शेयर है 10 से बढ़कर 30 हो चुका है। तो जब ये 3 गुना हो चुका तो भैया तो अब ये और आगे जाएगा, जब इतना बढ़ रहा है तो शायद और आगे चला जाएगा। और ये सोचकर उस बहती हुई धारा के साथ मैं भी तैयार हो लेता हूँ। ठीक है ना, जिस तरफ धारा बह रही है नदी की, उस तरफ मैं भी उसमें सवार हो लिया बहती हुई हवा के साथ साथ। ठीक है, तो ये मैं टेक्निकल एनालिसिस में मार्केट के बहाव के साथ सोच रहा हूँ। मुझे ये देखने की जरूरत ही नहीं है कि एक्स क्या कंपनी है, क्या इसका बिजनेस मॉडल है, क्या ये बनाती है, क्या ये करती है, शायद मैं उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ। मैं सिर्फ चार्ट्स को देख रहा हूँ। चार्ट्स का एनालिसिस किया जाता है तो चार्ट्स में अपने पता है भाई ट्रेंड्स लाइंस किस तरह से ड्रॉ की जाती है। ठीक है, ये शेयर्स के प्राइजेज हैं, उसके बीच में आपने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी और आपने कहा कि भाई इसकी मूविंग जो है ना वो अभी अपवर्ड्स है, तो शेयर्स के प्राइस बढ़ने के चांसेस हैं, लेट वी इन्वेस्ट, आइए हम इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। दैट्स इट, हम इतना कर देते हैं। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस में चल जाता है क्योंकि वो शॉर्ट टर्म के लिए है।
लेकिन जब फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के रूप में आप अपने अंदर ये फीलिंग रखकर चलिए कि आप वो व्यक्ति नहीं है, आप सट्टेबाज नहीं है कि आज शेयर खरीदेंगे कल बेच देंगे ऊंचे प्राइस पर। आप जब कंपनी में शेयर खरीद रहे हो तो शेयर का मतलब उसमें हिस्सेदारी खरीद रहे हो। ठीक है भाई, मैं कहता हूँ कि यार मेरा एक बिजनेस है, आओ ना उसमें 10% के आप हिस्सेदार बन जाओ। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, आप क्या अगर मैं कहता हूँ भाई मेरा एक बिजनेस है और तुम आओ और इसमें 10% की हिस्सेदारी खरीद लो मेरे से, तो ऑब्वियसली आप मुझसे पूछेंगे भाई आप क्या बिजनेस करते हो, जरा पहले ये तो बताओ किस तरह का बिजनेस है, क्या वो बिजनेस आगे चलने वाला भी है या नहीं, वो बिजनेस मॉडल हमें समझ में आता है कि नहीं आता, तभी तो जाकर आप उसमें मेरे बिजनेस में पैसा लगाओगे। तो फिर कंपनी में ऐसा क्यों कि हमें कंपनी का नाम तक ठीक से याद नहीं शेयर का, हमें ये तक नहीं पता कि कंपनी क्या बिजनेस करने वाली है, क्या मतलब उसका प्रोडक्शन क्या है, उसकी सेल्स किस चीज पर बेस्ड है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी किस चीज पर बेस्ड है, और बस शेयर प्राइस बढ़ रहा है और ये सोच के मैं भी बस लगा दूं। तो फंडामेंटल एनालिसिस में तो भाई ऐसा नहीं चलता। फंडामेंटल एनालिसिस में सबसे जरूरी चीज है कि जो बिजनेस मॉडल है वो समझ में आना चाहिए। वॉरेन बफेट, जिसको एक तरह से कह लीजिए कि इसका एक तरह से मार्केट गुरु समझा जाता है, बहुत टाइम तक उसने कौन सी शायद आईटी सेक्टर, अगर मैं ठीक हूँ तो मुझे थोड़ा सा उसमें डाउट है, बहुत लंबे समय तक उसने इन शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं किया। किसी ने पूछा क्यों, इसका भाई मेरे को समझ में नहीं आता इनका मॉडल क्या है, जब तक मुझे यही नहीं पता वो बिजनेस क्या है, कैसे चलता है, कैसे फलता फूलता है, मैं उसमें इन्वेस्ट कैसे कर सकता हूँ। तो इसी तरह से अब आपको समझना है, मान लीजिए कोरोना टाइम जैसे रहा तो जो कह लीजिए कि ट्रैवलिंग पर काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस रही। अब मान लो वो एक्स एक होटल इंडस्ट्रीज रही हो सपोज, या कोई मान लीजिए कोई कोई एयरवेज जो है एयरलाइन इंडस्ट्रीज रही हो, एविएशन इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो ठीक है उसका प्रॉफिट बढ़ रहा था उस टाइम पर, लेकिन अब इस सिचुएशन में मुझे पता होना चाहिए कि भाई जब इस समय आने जाने पर रिस्ट्रिक्शंस है, बहुत ज्यादा हम ट्रेवल नहीं करते हैं, खुद अपने पर भी सेल्फ रिस्ट्रिक्शन हम लगाकर चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उस बिजनेस में गिरावट आनी ही आनी है। तो मुझे पता होना चाहिए कि कौन सा बिजनेस कौन कौन से फैक्टर से अफेक्ट होता है। तो इसके लिए मुझे उस बिजनेस की जानकारी होनी जरूरी है कि क्या बिजनेस है, क्या प्रोडक्शन है, उस प्रोडक्शन की खपत कब होती है, कहाँ होती है, कौन उसके यूजर्स हैं। तो अगर आपको इनके बारे में कुछ भी नहीं पता तो आप शेयर कंपनी में हिस्सेदारी ना लें। फंडामेंटल एनालिसिस का सबसे बड़ा नियम यही है कि जब आप कंपनी में 10 शेयर खरीदें तो समझ लो मैं 10 शेयर के बराबर का इसमें हिस्सेदार बन रहा हूँ। ठीक है, तो अगर इस तरह से करोगे कि भाई ये जो है, क्योंकि लास्ट अल्टीमेट ओनर जो है आपको पता है इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, तो वो ओनर वाली फीलिंग के साथ अगर शेयर खरीदोगे, भैया मैं इस बिजनेस में हिस्सेदारी खरीद रहा हूँ। ठीक है, शेयर का मतलब होता भी वैसे हिस्सेदारी है, तो हिस्सेदारी खरीद रहा हूँ यानी कि इसके प्रॉफिट में भागीदार बनना चाहता हूँ, ये सोचकर आप अगर करेंगे तो ऑब्वियसली आप सारे फैक्टर्स को एनालाइज करें, तो क्या बिजनेस मॉडल है वो आपके समझ में आना आवश्यक हो जाता है। फिर इसके बाद कंपनी का मैनेजमेंट किस तरह का है। ठीक है, बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है लेकिन मैनेजमेंट में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो एक तरह से कह लीजिए कि बहुत सारे बैंकों ने उनको ब्लैक लिस्ट कर रखा है। ठीक है, उन पर मतलब जो कह लीजिए कि उनकी इमेज बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, उनकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। जो मैनेजमेंट चल रहा है उसमें जितने भी जो ऊपर से नीचे तक जो मैनेजर्स है वो अपनी फैमिली के ही लोगों को उसमें मेंबर बनाया हुआ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी उन्हीं को डाला हुआ है। तो एक तरह से पूरा होली सोली मैनेजमेंट उनके हाथ में, उनके कब्जे में है, और वो कुशल भी नहीं है। इसमें भी कोई बुराई नहीं कि सारा मैनेजमेंट एक फैमिली के हाथों, लेकिन फिर वो उसमें कम से कम वो एफिशिएंसी तो होनी चाहिए, लेकिन वो एफिशिएंसी भी नहीं है। तो अगर इस तरह का मैनेजमेंट है तो बेटर है कि उस कंपनी में इन्वेस्ट ना किया जाए, उसके मैनेजमेंट को जरूर जरूर जो है समझा जाना चाहिए। ठीक है ना, तो काफी सारे आपको इस तरह के एग्जांपल्स मिल जाएंगे, अगर हम डिटेल में अगर हम जाएंगे तो काफी ये लेक्चर जो है काफी लंबा हो जाएगा। तो मैनेजमेंट जो है आपको पता है, आप तो जो है बिजनेस के स्टूडेंट्स रहे, मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा असर पड़ता है। ठीक है, फिर इसके अलावा जो है उसकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मैंने आपको लास्ट टाइम सत्यम का मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, यानी कि कितनी अधिक ट्रांसपेरेंसी है।
ठीक है। उसका जो मैनेजमेंट है उसमें जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स कितने हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कितने हैं, ठीक है। ऑडिटर्स जो हैं क्या वो अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे ढंग से निभा पा रहे हैं, नहीं निभा पा रहे हैं, ऑडिट रिपोर्ट्स क्या कहती हैं। तो ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं, ठीक है ना, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन की ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसके अलावा शेयर होल्डर्स राइट, अंशधारियों को क्या अधिकार मिले हुए हैं, क्या कुछ वो कर रहे हैं। कॉर्पोरेट कल्चर, उनका जो कॉर्पोरेट कल्चर है वो किस तरह का चला आ रहा है। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है, ये फैक्टर्स इम्पोर्टेंट रोल कह लीजिए कि प्ले करते हैं किसमें, आपके जो बिजनेस है उसको समझने में, ठीक है। इसके अलावा आप देखें कंपटीशन को लेकर किस तरह की सिचुएशन है, ठीक है, जिसको हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बोलेंगे, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी कि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उसी इंडस्ट्री में उनके मुकाबले हम कौन से मामलों में प्लस पॉइंट पर हैं, कौन से मामलों में हम उनसे बेहतर हैं, ठीक है। जो मान लीजिए अगर किसी मान लीजिए रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी हमारे पास ज्यादा आसानी से हो सकती है, हम उनकी जगह ऐसी जगह, या ये इस तरह से समझो कि जहां हमारा बिजनेस लोकेट कर रहा है वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, डेवलप्ड है, ठीक है। और जो जहां हमारे कंपटीटर्स हैं वहां इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज नहीं है, तो इसका मतलब उनके मुकाबले हम लाभ में हैं। तो इस तरह का एनालिसिस हमें बताता है कि जिस कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, ठीक है, तो वो अपने प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले किन किन मामलों में जीत पे हैं, ठीक है, किन किन मामलों में प्लस पर है। जैसे कि मार्केट शेयर हो सकता है, ठीक है। किसी कंपनी कोई ऐसी है जिसका मार्केट शेयर पर, एक बहुत बड़े मार्केट शेयर पर कब्जा है, ठीक है, तो इसका मतलब उसके पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रहेगा, ठीक है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का आपको एग्जांपल दिया था, तो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में बहुत बड़ी हिस्सेदारी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की है। बाकी जो दूसरी कंपनियां जैसे बजाज कंज्यूमर्स है, ठीक है, और ये कई तरह की कंपनियां हैं, डाबर भी इसी में ही आती है, ये इसके मुकाबले काफी पीछे रह जाती है, ठीक है, मार्केट शेयर्स की अगर हम बात करते हैं तो, ठीक है। इसी तरह से ग्रोथ ऑफ सेल्स, विक्रय में कितनी बढ़ोतरी हो रही है, कितनी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। सेल्स, आपको हमने जब लास्ट टाइम एनालिसिस दिखाया था तो उसमें दिखाया भी था सेल्स का किस तरह का जो है परसेंटेज, सेल्स ग्रोथ पिछले 5 सालों में कितनी रही, 10 सालों में कितनी रही। हमने जो है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का एनालिसिस देखा था, तो वहां अपने इन सब फैक्टर्स को देखा भी होगा, ठीक है। सेल्स में स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी इन सेल्स, स्टेबिलिटी इन सेल्स, ये भी अपने आप में एक बड़ा जो कह लीजिए कि इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है, ठीक है। फिर एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, ठीक है। फिर इसी तरह से अगर हम बात करें इमेज ऑफ कंपनी, इमेज ऑफ कंपनी, ठीक है। तो अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसकी सोशल इमेज बहुत ज्यादा करप्ट हो चुकी है, खराब हो चुकी है, ठीक है, तो वहां कह लीजिए कि इन्वेस्टमेंट करना ठीक नहीं है। जैसे किंग फिशर एयरलाइंस के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। तो जो भी जो सिचुएशंस रही, जो भी आपने घटनाक्रम है वो सब आपने देखा है इसमें, ठीक है ना। तो बहुत सारे जो कह लीजिए कि पायलट्स हैं उनको बहुत लंबे समय तक उनको सैलरी नहीं दी गई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, ठीक है। विजय माल्या है उस पर काफी सारे आरोप लगे, और जो है मतलब कह लीजिए कि बैंकों ने जो है उसको जो एक तरह से कह लीजिए कि ब्लैक लिस्टेड और डिफॉल्टर घोषित कर दिया। तो अब अगर मान लीजिए उस तरह की कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ गिरावट के चांसेस अधिक हैं बजाय बढ़ोतरी के,
क्योंकि हम हो सकता है शॉर्ट टर्म में किसी मार्केट इंफॉर्मेशन की वजह से शेयर्स के प्राइस बढ़ रहे हो हम, लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं इसमें बहुत हद तक रोल अदा करते हैं। ठीक है, सोशल इमेज हो गया, तो ये फैक्टर्स हो गए कौन से, क्वालिटेटिव फैक्टर्स। अब हम बात करते हैं कि क्वांटिटेटिव फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। हमने काफी सारे फैक्टर्स को समझा था। क्वांटिटेटिव फैक्टर्स, क्वांटिटेटिव फैक्टर्स में आप बैलेंस शीट्स का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट्स को आप एनालाइज करके देखते हैं। बैलेंस शीट एनालिसिस, बैलेंस शीट्स एनालिसिस मुख्य रूप से बताता है, देखो किन किन चीजों पर फोकस करता है। लिक्विडिटी पर, कि कंपनी की लिक्विडिटी, जो लिक्विड असेट्स हैं वो पिछले कुछ टाइम में बढ़ी हैं घटी हैं। असेट्स पर बोरोइंग को देखता है। ठीक है, लोन वगैरह इसका क्या पोजीशन रही है, लोन की मात्रा बढ़ी है घटी है, इन फैक्टर्स को ये ध्यान में देकर चलता है। ठीक है, अच्छा, और इसमें जो हम देख सकते हैं इसके अलावा आपकी वर्किंग कैपिटल को आप एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये सब बैलेंस शीट से रिलेटेड हो गया। पिछला जो वर्षों के जो डेटा है उनके बेस पर आप ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं कि इसकी बोरोइंग बढ़ रही है घट रही है, लिक्विडिटी बढ़ रही है घट रही है, इस तरह से। दूसरा इसमें होता है एनालिसिस ऑफ इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट एनालिसिस, ठीक है, जो आपके डिफरेंट डिफरेंट इनकम स्टेटमेंट्स, मतलब जो कह लीजिए कि इनकम स्टेटमेंट्स के जो डिफरेंट डिफरेंट कह लीजिए कि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, लाइक सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, इन सबको हम एनालाइज करते हैं। एक्सपेंसेस कितने रहे, ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या रही, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने रहे, इंटरेस्ट का एक्सपेंसेस कितना रहा, इन सब फैक्टर्स को और इनका ट्रेंड्स देखते हैं कि बढ़ा या घटा। और जो कंपनी है वो अपने अकाउंट्स क्वार्टरली जनरली बनाती है, तो क्वार्टरली इंफॉर्मेशंस जो है वो हम कंपेयर करते हैं क्वार्टर टू क्वार्टर। इसी तरह से रेशियो एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, रेशियो एनालिसिस में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हो गया, डेट इक्विटी रेशियो हो गया कंपनी का। रेशियो एनालिसिस तो एक्चुअल में क्या है कि बैलेंस शीट्स और इनकम स्टेटमेंट्स से रिलेटेड जो टर्म्स हैं उन्हीं में दो टर्म्स को रिलेटिवली रूप में कन्वर्ट करके निकालने का तरीका है। प्राइस अर्निंग रेशियो बड़ा इंपॉर्टेंट रेशियो, ठीक है। इसी तरह से प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, ठीक है। आपको बताया भी था लास्ट टाइम मार्केट प्राइस पर शेयर कितना है और उसकी बुक वैल्यू कितनी है। शेयर्स की मार्केट प्राइस तो जो है, जैसे हमने लास्ट टाइम हमने इसका मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का हमने देखा था, तो नियर अबाउट 7,500 के आसपास तो उसका मार्केट प्राइस और लगभग 1600 के आसपास उसकी बुक वैल्यू, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ें, इसके अलावा आप जो देख सकते हैं इसमें इंपॉर्टेंट रेशियो में, उसमें आप ये देख सकते हैं कि इन्वेस्टर्स जो है, सॉरी, जो प्रमोटर्स होल्डिंग, प्रमोटर्स होल्डिंग, प्रमोटर्स की हिस्सेदारी कितनी है, ठीक है। जो टोटल शेयर्स हैं उसमें प्रमोटर्स ने हिस्सेदारी कितनी ले रखी है, एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी कितनी है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी कितनी है, ठीक है। तो इस तरह से ये डिफरेंट डिफरेंट जो रेशियोज हैं वो भी हमारी हेल्प करते हैं इस चीज़ को समझने में, ठीक है। इसके अलावा डिविडेंड पेमेंट रेशियो, डिविडेंड यील्ड रेशियो, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपसे एग्जांपल दूं, तो एक शेयर है हिंद पेट्रो और एक है आईओसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ठीक है। हिंद पेट्रो ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम का शेयर है, आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का है। एक है एनएलसी, नेशनल लिग्नाइट कंपनी
ये एनर्जी सेक्टर के, ये कुछ शेयर्स इस तरह के रहे हैं, ठीक है, कि इनका लगभग डिविडेंड पे आउट रेशियो नियर अबाउट 8 से 10% के आसपास रहा, ठीक है। तो डिविडेंड चाहने वाले, रेगुलर इनकम, बेशक इनके जो शेयर्स के जो प्राइस है उसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखती, लेकिन क्या होता है कि हर साल लगभग जो आपको 6 to 8% तो ऑन एन एवरेज लगभग लगा ही लीजिए आपको डिविडेंड मिल जाता है। तो यानी कि एक एफडी के बराबर का रिटर्न तो जनरली ये शेयर्स डिविडेंड के रूप में दे देते हैं। बाकी फ्लेक्सिबिलिटी तो हमेशा रहती है। अब जैसे आईओसी के शेयर्स जो हैं, अब जो है इसके शेयर्स काफी ज्यादा डाउन गए, अब उसके बाद संभलने में शुरू हो गए। अदरवाइज कभी 140 150 के आसपास शेयर्स ये ट्रेड हुआ करता था। फिर बाद में जब कोरोना इम्पैक्ट रहा और उसके बाद जो है लगातार गिरावट रही, तो यही शेयर जो है 60-65 रुपए के आसपास भी हुआ ट्रेड। अब ये दोबारा ग्रोथ की तरफ है, नियर अबाउट 90 के आसपास पहुंच लिया है। अदरवाइज इनके शेयर्स में बहुत ज्यादा ग्रोथ और बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आती थी। ये जनरली इनकी जो रेंज इस तरह से रहती थी, वो मैक्सिमम 140 150 के आसपास पहुंचा, ठीक है। और उसके बाद फिर से गिरावट हुई, तो गिरावट होकर 120 125 तक गिरावट हुई, उसके बाद फिर से संभलना शुरू हो गया। उस ट्रेड्स में चलते थे, लेकिन अब ये थोड़ी सी गिरावट है, ठीक है। तो बहुत सारे शेयर्स ऐसे हैं जो एक अच्छा रिटर्न्स आपको डिविडेंड के रूप में दे देते हैं, ठीक है। तो अब डिविडेंड जो है आपको उसके ऊपर टैक्स लगा दिया गया है, डिविडेंड टैक्सेबल कर दिया गया, वरना इससे पहले डिविडेंड टैक्स फ्री होता था। तो ये भी एक तरह से फर्स्ट चॉइस हो जाती थी इन्वेस्टर्स की, कि वे वही 6 से 8% की एफडी जो हमें मिल रही है उस पर हमें टीडीएस कट रहा है, और यहाँ डिविडेंड के रूप में जो मिल रहा है इनकम वो टैक्स फ्री है, ठीक है। तो ये भी एक चॉइस हो जाया करती थी जिनको रेगुलर इनकम चाहिए होती थी उनके लिए, ठीक है। तो ये इस तरह के जो फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स इसमें स्टडी किए जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कुछ फैक्टर्स हम और इसमें इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। इसमें हम जो हमने लीवरेज एनालिसिस में पढ़ा था, लीवरेज, ठीक है, लीवरेज स्टडी कर सकते हैं। ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लीवरेज, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लीवरेज, ठीक है। ऑपरेटिंग लीवरेज आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। ऑपरेटिंग लीवरेज बताता है कि जो आपकी ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है उसकी मौजूदगी कितनी है, और उसके कारण जब सेल्स में जो बदलाव होता है तो उससे ईबीआईटी में कितने गुना अधिक बदलाव होता है। फाइनेंशियल लीवरेज फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट के कारण होता है, जो ये बताता है कि जब ईबीआईटी में चेंज होता है तो उससे अर्निंग पर शेयर में कितना गुना अधिक चेंज होता है। और कंबाइंड लीवरेज इन दोनों का प्रोडक्ट है, उसे हम बोलते हैं, ठीक है। एक इसमें किया जाता है इंट्रिंसिक वैल्यू एनालिसिस, इंट्रिंसिक वैल्यू एनालिसिस, आंतरिक मूल्य विश्लेषण। कि शेयर्स जो है उसका आंतरिक मूल्य है, और इस पर हमने काफी समय लगाया। सिक्योरिटीज जो हैं, बॉन्ड्स हैं, इक्विटी शेयर्स है, इनका वैल्यूएशन करना कि इनका मूल्य होना कितना चाहिए, ठीक है। यानी कि फ्यूचर्स में जितने रिटर्न्स की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उन सब की प्रेजेंट वैल्यू अगर आज निकाल दी जाए ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेशन, तो आज जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू होगी उसी को हम इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं शेयर की, ठीक है। तो इस इंट्रिंसिक वैल्यू एनालिसिस में हम क्या करते हैं, शेयर्स के मार्केट प्राइस का कंपैरिजन करते हैं इस इंट्रिंसिक वैल्यू से, या इसकी जो बोल दीजिए जो इसका इक्विलिब्रियम प्राइस जो होना चाहिए उससे। अगर मार्केट प्राइस अधिक है तो हम बोलेंगे शेयर ओवर प्राइस है, महंगा है। और अगर मार्केट प्राइस इससे कम है तो बोलेंगे शेयर अंडर प्राइस है, ठीक है। तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू इसमें इंक्लूड किया जा सकता है, ठीक है। असेट्स और डेट्स के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। अर्निंग की ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ अर्निंग्स, ठीक है। प्राइस अर्निंग रेशियो पता नहीं मैंने बताया कि नहीं, हाँ बता दिया। प्राइस अर्निंग रेशियो जनरली रूल ऑफ थंब ये कहता है कि 10 से 15 टाइम्स तक प्राइस अर्निंग रेशियो होना चाहिए, उसके बाद अगर है तो शेयर्स महंगा है। बट एक क्राइटेरिया के बेस पर मत चलिए, किसी शेयर्स का प्राइस अर्निंग रेशियो कम देखकर आप उसको खरीद लो कि सस्ता मिल रहा है, और बाद में आप देखें कि उसका प्राइस जो है लगातार गिरावट की तरफ ही है। तो बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, लेकिन ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट चीज है। फिर इसी तरह से अर्निंग पर शेयर का ट्रेंड्स क्या है, ठीक है।
ग्रोथ ऑफ अर्निंग या अर्निंग पर शेयर की पिछले टाइम से अर्निंग पर शेयर बढ़ने की तरफ है या गिरावट की तरफ है। और साथ में आपको एक चीज का और भी हमने जिक्र किया था, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। ठीक है, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। डाइल्यूटेड का मतलब हमने आपको बताया था कि अभी अर्निंग पर शेयर, मान लीजिए अभी नेट इनकम अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स हमारे पास 50,000 रुपए है और हमारे पास 10,000 इक्विटी शेयर है, तो अर्निंग पर शेयर कितनी आ गई, 5 रुपए। अब डाइल्यूट का मतलब कम करना, जैसे दूध में आपने पानी और डाल दिया तो वो डाइल्यूटेड मिल्क हो गया, पतला किया हुआ। ठीक है, तो इसको और पतला करना। अब वो और पतला करने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपको उम्मीद है कि आपके पास जो डिवेंचर्स हैं, जो कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हैं, ठीक है, और उनको नियर टाइम में आप इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करने वाले हैं और उससे 2,500 शेयर्स और बढ़ जाएंगे, तो 50,000 को अब 10,000 के बजाय 12,500 से डिवाइड करिए, जो 4 रुपए पर अर्निंग पर शेयर आ रही है, इसको हम बोलेंगे डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। ठीक है, तो ये फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स को आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ यही फैक्टर्स हैं, इन जनरली मैंने आपको बताया कि जनरली ये फैक्टर्स लिए जाते हैं। इसके अलावा आप इकोनॉमिक जो है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर सकते हैं, इकोनॉमिक कॉस्ट एनालिसिस, इकोनॉमिक कॉस्ट बेनिफिट, बल्कि सोशल ले लीजिए, सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ठीक है, कि समाज को इस कंपनी से फायदा क्या हो रहा है। आपने देखा होगा कि आजकल जो है कोई भी बहुत सारी कंपनी जो है इस तरह की ऐड निकालती है कि आप इस कंपनी का जो भी प्रोडक्ट खरीदेंगे उससे जो बिक्री होगी उसमें 1% जो है गरीबों को दिया जाएगा, उसमें 1% लड़कियों की पढ़ाई के लिए खर्च किया जाएगा। तो वो किस लिए किया जाता है, वो इसलिए किया जा रहा है कि वो अपनी सोशल इमेज को बनाना चाह रहे हैं। ठीक है ना, तो सोशल कॉस्ट, समाज को उस कंपनी से क्या बेनिफिट होगा, ठीक है, और समाज को उसकी कॉस्ट क्या चुकानी पड़ेगी। जैसे भोपाल गैस त्रासदी जब हुई है, वो आप सबने पढ़ा होगा, वो जो कंपनी थी यूनियन कार्बाइड के नाम से जो गैस रिसाव हुआ था, ठीक है, तो कितनी ज्यादा जनहानि हुई थी। अब वो कंपनी आकर अगर एक बहुत अच्छे रिटर्न्स के साथ भी इन्वेस्ट करना चाहे तो उसकी इमेज इतनी खराब होगी, शायद आप में से कोई भी उसको में इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार ना हो। ठीक है, तो ये जो फैक्टर्स हैं वो हमें देखने चाहिए कि समाज को इससे फायदा क्या हो रहा है, इससे नुकसान क्या हो रहा है। मान लीजिए उससे जो इसका जो प्लांट लगेगा उससे बहुत सारा रेडिएशन निकलने वाला है और पोल्यूशन होने वाला है, तो बहुत सारे अगर नुकसान होने वाले हैं तो ऑब्वियसली आप अपना पैसा वहां नहीं लगाना चाहेंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पर कभी भी रिस्ट्रिक्शंस शुरू हो सकती है। इसके अलावा आप कैश फ्लो एनालिसिस देख सकते हैं, कंपनी का कैश फ्लो एनालिसिस, एनुअल रिपोर्ट को देख सकते हैं जो हमने लास्ट टाइम स्टडी भी करी। तो ये सब फैक्टर्स हम लोग इंक्लूड करते हैं इसमें, अपने फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग इंक्लूड करते हैं। ठीक है, इन फैक्टर्स को इसमें स्टडी करना चाहिए। प्रैक्टिकली करते कैसे हैं तो वो हमने आपको बता ही दिया। एक और साइट जो है मैं आपको विजिट कराता हूँ मनी कंट्रोल के नाम से, अगर आप उसको देखना चाहें तो उसमें आप और समझ सकते हैं। ठीक है, वो भी लगभग सिमिलर सी है मनी कंट्रोल, ये इसमें ओपन ही हो रही है शायद। ठीक है, तो इसमें भी आप किसी कंपनी के शेयर्स को आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ मार्केट को लिया मैंने, ये देखिए ये मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन आप देख रहे हैं, निफ्टी का इंडेक्स क्या दिखा रहा है, सेंसेक्स क्या दिखा रहा है। ठीक है, और यहाँ से आप किसी पर्टिकुलर किसी शेयर्स जो हैं उसके भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ ले सकते हैं। देखिए अभी एक मिनट रुके, इसमें से निकालते हैं। ये देखिए ये पूरा जो इसका जो चार्ट है, जो स्टॉक इन एक्शन, कौन से स्टॉक बढ़े घटे। ठीक है, अब जैसे रिलायंस को हमने लिया इसमें, तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है, इसका आपको मिला जुला सा रूप दिखाया गया, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों चीजें दिखाई देती हैं आपको। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि बीएससी लाइव पर
इसका जो शेयर है 2005 रुपए 60 पैसे पर क्लोज हुआ, 1 रुपए 60 पैसे कम होकर। ठीक है, एनएससी पर 2005 रुपए 80 पैसे। ठीक है, वही शेयर्स एनएससी पर भी ट्रेड होता है, बीएसई पर भी होता है, दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। एनएससी पर शेयर्स हमेशा थोड़ा सा ज्यादा होता है, ब्रोकरेज चार्जेस एनएससी पर ज्यादा होते हैं। ठीक है, लेकिन वहां पर आपको थोड़ी सी फैसिलिटीज अधिक मिल जाती है, इंफॉर्मेशन ज्यादा मिल जाती है। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं इसमें जो अलग अलग इंफॉर्मेशन है, ये इसका जो चार्ट है, ये पूरा टेक्निकल एनालिसिस किया हुआ है, इस पर अभी हम बाद में आएंगे। ये शेयर्स के वैल्यूएशन से रिलेटेड आप देख रहे हैं, मार्केट कैप कितना है, प्राइस अर्निंग रेशो, स्टॉक स्क्रीनर में भी हमने इन सब चीज़ों को देखा था, बुक वैल्यू कितनी है, डिविडेंड कितना दिया है इसने। अब यहाँ डिविडेंड परसेंट आपको लग रहा होगा 65, ये तो बहुत ज़्यादा डिविडेंड दे रहे हैं। अब इस 65 का मतलब ये है कि ये शेयर है कितने का, पहले जरा ये देख लो। 65 होने का मतलब है, क्योंकि ये कंपनी बहुत ज़्यादा डिविडेंड जो है देने वाली कैटेगरी में नहीं आती है, तो 2000 पर आप 65% लेने की कोशिश ना करें। ठीक है, 2000 का 65% नहीं है, ये जो परसेंटेज 65 दे रखा है, ये अपना जो शेयर्स का जो प्राइस है, जैसे 1 रुपये फेस वैल्यू है 10 रुपए। ठीक है, तो 10 पर 65%, यानी कि लगभग 6 रुपए 50 पैसे इसने डिविडेंड दिया हुआ है। ठीक है, इससे आप कंफ्यूज ना हो। अर्निंग पर शेयर इसकी कितनी रही है, 44.16। इंडस्ट्री का प्राइस अर्निंग रेशो, हाँ एक ये मैं बताना भूल गया कि प्राइस अर्निंग रेशो जब हम कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं उस शेयर का प्राइस अर्निंग रेशो कितना है और पूरी इंडस्ट्री का कितना है। मान लीजिए पूरी इंडस्ट्री, अब ये सिग्निफिकेंटली हाई नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्राइस अर्निंग रेशियो का मतलब हमने आपको लास्ट टाइम बताया था, मैं वापस वहां आता हूँ और आपको बताता हूँ। प्राइस अर्निंग रेशियो जैसे निकाला जाता है मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। मैं बात कर रहा हूँ प्राइस अर्निंग रेशियो की। तो किसी कंपनी का शेयर बिक रहा है मार्केट में 200 रुपए का और उसकी अर्निंग पर शेयर है 20 रुपए, तो यानी कि 10 टाइम्स इसका प्राइस अर्निंग रेशियो। ये क्या बता रहा है कि जितनी अर्निंग है उसके मुकाबले इसका जो मार्केट प्राइस है वो 10 टाइम्स है, 10 गुना है। ठीक है, अब इसका कंपैरिजन आप दूसरी कंपनी से तो करिए, ओवरऑल इंडस्ट्री से भी करिए। अब जिस इंडस्ट्री में ये काम कर रहा है जो शेयर है, ठीक है, उस पूरी इंडस्ट्री का प्राइस अर्निंग रेशियो मान लीजिए है 15, तो लगभग जो इंडस्ट्री का प्राइस अर्निंग रेशियो है वही इस शेयर का प्राइस अर्निंग रेशियो, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो कि इंडस्ट्री का तो प्राइस अर्निंग रेशियो मान लीजिए 15 आ रहा है और उस शेयर्स का प्राइस अर्निंग रेशियो आ रहा है 60 रुपए, यानी कि इंडस्ट्री, उस इंडस्ट्री में तो आप 15 रुपए इन्वेस्ट करके 1 रुपया कमाते हैं। प्राइस अर्निंग रेशियो का मतलब है यही कि मार्केट प्राइस अर्निंग से 10 गुना, यानी कि 10 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो कंपनी 1 रुपया कमाती है अपने मार्केट प्राइस का 1/10 गुना, 1/10वां हिस्सा। और अगर ये 15 है तो इसका मतलब 15 रुपए इन्वेस्ट करते तो 1 रुपया अर्निंग, और 60 का होने का मतलब 60 रुपए इन्वेस्ट करते तो 1 रुपया अर्निंग। तो अगर इंडस्ट्री के प्राइस अर्निंग रेशियो के मुकाबले कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो सिग्निफिकेंटली हायर साइड पर है, तो इसका मतलब वो शेयर्स काफी हद तक ओवर प्राइस्ड है। ठीक है, तो इस तरह से ये बाकी फैक्टर्स के हम स्टडी कर ही चुके हैं। ठीक है, प्राइस बुक वैल्यू जो है, प्राइस का बुक वैल्यू से रेशियो, ये भी हमने भी स्टडी किया। डिविडेंड कितना परसेंट है, ठीक है, डिविडेंड यील्ड जिसकी हम बात करते हैं, डिविडेंड यील्ड किस पर निकाला जाता है, ये दोनों में फर्क है। ठीक है, डिविडेंड यील्ड जब हमें निकालना हो तो डिविडेंड यील्ड निकलता है मार्केट प्राइस पर। अब इसका 6 रुपये 50 पैसे डिविडेंड दिया और शेयर है लगभग 2000 रुपए का, तो इस 6.5 को 2000 से डिवाइड करोगे तो जो आएगा उसे हम डिविडेंड यील्ड बोलेंगे। ठीक है, फेस वैल्यू शेयर 10 रुपए का है। अब ये डिलीवरेबल परसेंटेज ये क्या है, ये मैंने आपको एक बार वैसे बताया था मार्केट इंफॉर्मेशन में, कि बहुत सारे शेयर्स जो हैं वो ट्रेड होते हैं। एक दिन में किसी कंपनी के लाखों शेयर्स ट्रेड होते हैं। जब ट्रेडिंग की बात होती है तो लाखों शेयर खरीदे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि डे ट्रेडिंग भी होती है। तो कुछ लोग शेयर सिर्फ इसलिए खरीद रहे हैं कि सुबह खरीदेंगे शाम को बेच देना, या सुबह बेच देंगे शाम को फिर से खरीद लेना, शॉर्ट सेलर्स जो है। ठीक है, तो उसमें जब डिलीवरी परसेंटेज जो है ये हमें बताता है कि अगर ये डिलीवरी परसेंटेज हाई है, जैसे 36% एक अच्छा परसेंटेज है, ये हमें बताता है कि इसमें जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है उनका रुझान भी बढ़ रहा है।
ठीक है, सारे के सारे ऐसे नहीं है जो सुबह खरीदेंगे और शाम को बेच देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है वो इसमें रुचि दे रहे हैं और ये एक अच्छा साइन माना जाता है। जिस भी शेयर्स का डिलीवरी परसेंटेज अभी आप देख रहे हैं, पिछले 3 दिन में डिलीवरी परसेंटेज 34.02 रहा, पिछले 5 दिन में 38 पॉइंट जो है 23% और पिछले 8 दिन में 41.77%। मतलब जो लोग शेयर्स खरीद रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट के नजरिए से खरीद रहे हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा सिंबल है। ठीक है, तो इसको भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। आपके क्वांटिटेटिव एनालिसिस में एक और फैक्टर जुड़ गया, डिलीवरी परसेंटेज। ठीक है, एक इसमें फैक्टर्स आप और ऐड कर लीजिए, परसेंटेज ऑफ शेयर्स परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल शेयर्स। ठीक है, आउट ऑफ टोटल शेयर्स ट्रेडेड। अगर अब आप बहुत सारी कंपनियां ऐसी जिनके शेयर्स पेनी शेयर्स बोलते हैं, 25 पैसे वाले शेयर भी मिल जाएंगे आपको, 10 पैसे वाले शेयर भी मिल जाएंगे। ठीक है, वो आपको लगेगा दिन में भाई ये जो मतलब बड़ा सस्ता शेयर है, लेकिन वो लाखों करोड़ों की मात्रा में खरीदे जाते हैं, बेच दिए जाते हैं। और अगर आप शाम तक देखेंगे कि उसमें डिलीवरी के लिए, मतलब डिलीवरी का मतलब अपने डीमैट अकाउंट में रखने के लिए आप देखेंगे, उनका परसेंटेज मुश्किल से 4-5% मिलेगा। इसका मतलब वो इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छी कंपनी नहीं है, वो सिर्फ डेली सट्टेबाजी होनी है, वहाँ सुबह खरीद कर शाम को बेचने वाला काम ज़्यादा होना है। तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए ऐसे शेयर्स पर जहां एक हैंडसम डिलीवरी परसेंटेज भी दिखाई देता है। तो ये फैक्टर्स हैं, और सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा कि इतने ही हैं, इसके अलावा भी और काफ़ी सारे फैक्टर्स इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। ठीक है, तो इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस कह लीजिए कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा एनालिसिस है। बस इसकी मुख्य कमी यही है, जो हम टेक्निकल एनालिसिस में पढ़ेंगे भी समझेंगे भी, कि अब देखो अपने पास हमने मनी कंट्रोल वाला जो डेटा है या जो स्टॉक स्क्रीनर वाला जो डेटा है वो 3 महीने पुराना तो कम से कम होगा ही होगा, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट जो अकाउंट्स बनेंगे दिसंबर में जो तक के जो इंफॉर्मेशन है वो जाकर कहीं जनवरी के आसपास आपको मिलेगी। ठीक है, तो अब इस पीरियड में, इस क्वार्टर में क्या हुआ वो लेटेस्ट अपडेट्स तो हम लोगों के पास तो नहीं होगी। अब अगर मान लीजिए पुराने एनालिसिस से करें तो 3 महीने में बहुत कुछ बदल सकता है। ठीक है, तो वो जो है कह लीजिए कि फंडामेंटल एनालिसिस में हमें लेटेस्ट इंफॉर्मेशन कई बार अवेलेबल नहीं हो पाती, इसलिए साथ साथ हमें मार्केट ट्रेंड्स को भी समझना पड़ता है कि मार्केट अगर ऐसा रिएक्ट कर रही है तो क्यों कर रही है, इसके पीछे क्या कारण है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर EIC एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, आप इसको स्टडी करिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और नेक्स्ट टाइम हम लोग करेंगे टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है।